और ओमान ने अपना नेपाल के खिलाफ 100% सक्सेस रेशियो अभी भी जारी रखा है। जी हाँ, उनका इससे पहले भी रिकॉर्ड था, 2 बार वो ओडीआई में भिड़े थे, दोनों बार ओमान को जीत मिली थी और आज भी उनका रिकॉर्ड ये कायम है। डिस्ट्रक्टिव इनिंग, जबरदस्त इनिंग, अगर आप ये कहें कि एक ही प्लेयर ने पूरी की पूरी नेपाल की टीम को यहाँ पे पूरी तरह से रौंद के रख दिया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। शुरुआत कुछ ऐसे हुई, सबसे पहले नेपाल ने टॉस जीता आज और बैटिंग का फैसला लिया। बैटिंग का फैसला बिल्कुल सही था। इस ग्राउंड पे बैटिंग अगर आप पहले लेते हैं और आपने 225 240 करीब का टारगेट अगर आप दे देते हैं तो फिर एक अच्छा टोटल मान सकते हैं। टॉस जीत के पहले बैटिंग नेपाल ने की। किस तरह से नेपाल की बैटिंग आगे बढ़ी आज और कैसे आखिर सिर्फ 196 रन तक ही पहुंच पाई ये टीम, ये समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खराब, जी हाँ, शुरुआत ही खराब हुई आज नेपाल का, कहना होगा। हर दिन सेम नहीं होता, लेकिन ओमान के सामने ओपनिंग ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, जबरदस्त। बिलाल खान की बाहर जाती हुई बॉल पे एज लगा कुशल पुर्तेल को और 0 रन पे कल के मैच द मैच। क्रिकेट यही क्रिकेट है, क्रिकेट में क्या कब हो जाए किसी को कोई मालूम नहीं। पर कुशल पुर्तेल आउट हुए, उसके बाद लगा कि शायद अभी और झटके लगने बाकी है, पर ऐसा हुआ नहीं। यहां से नेपाल ने कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश की। 50 रन की पार्टनरशिप भी हुई, दूसरे विकेट के लिए 50 की पार्टनरशिप भी हुई। अच्छा, काफी तेज हुई, बिल्कुल सही। पहला ओवर मेडिन गया था और एक विकेट आया था। जी हाँ, उसके बावजूद भी अगले 10 ओवर में 50 रन ऐड कर लिए नेपाल ने और बिना कोई विकेट खोए, ये काबिले तारीफ था। अगर हम बात करें 1 डाउन, जब ज्ञानेंद्र मल्ला और आसिफ शेख बैटिंग कर रहे थे एक साथ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये आपने सही कहा। अगर पावर प्ले 1 की हम बात करें, 3 पावर प्ले होते हैं, 1 की बात करें तो उसमें 49 रन नेपाल ने मारे थे, जैसे कि आप मेडिन ओवर गया था जबकि पहला, फिर भी लेकिन कमबैक, जैसा मैंने कहा, कमबैक करने की कोशिश की वहां पे ज्ञानेंद्र मल्ला और आसिफ शेख। जी हाँ, एक तरफ से तो आसिफ शेख लगातार डटे रहे, ओवर दर ओवर निकलते गए, बॉलर दर बॉलर चेंज होते गए, लेकिन आसिफ शेख एक छोर संभाले हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ से से कोई उस तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला। ज्ञानेंद्र मल्ला आउट हुए, उसके बाद विनोद भंडारी भी आज, रोहित पुड़ेल आए, वो भी आज मिस्टर डिपेंडेबल। आज खैर आप कितना डिपेंड रहेगी उन पे टीम, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे नहीं कि शुरू में आते ही उन्होंने विकेट दे दिया, 20 रन उन्होंने भी बनाए, कुछ पार्टनरशिप उन्होंने भी की। उसके बाद विनोद भंडारी की बात करें जो कल के मैच में साइलेंट किलर थे, उन्होंने भी आके थोड़ा बहुत योगदान दिया, लेकिन वो भी लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। उसी वजह से पार्टनर्स शॉर्ट रह गए आसिफ शेख के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि आसिफ शेख ने उसके बाद 50 के बाद खास करके जो उन्होंने इनिंग खेली है कितनी इंपॉर्टेंट रही नेपाल के लिए, और खास करके टेलेंडर्स के साथ उन्होंने बैटिंग करने की कोशिश की। बिल्कुल, यहाँ पे एक कहना होगा कि देखिए 150 रन नेपाल के 11 से 40 ओवर में नेपाल ने सिर्फ 124 रन मारे। अच्छा खेल रहे थे। कल के मैच में भी अगर आप देखेंगे 128, जी हाँ, तो करीब करीब उतना ही था। लेकिन यहाँ पहले बैटिंग कर रहे हैं, आपको भी बिल्कुल सही था, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन यहाँ किसी का साथ नहीं मिला। जी हाँ, आपके 150 रन 22 ओवर में होते हैं, माफ कीजिएगा 35 ओवर में 150 होते हैं, 35 ओवर में 150, तो कहीं ना कहीं 11 से 40 ओवर में किसी का साथ मिलता तो फिर बहुत आपको स्कोर आखिरी के 10 ओवरों में आप देखते कि 70-80 रन नेपाल जोड़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी टीम गलत शॉट, गलत तरीके से आउट हुई है। आसिफ शेख भी कहीं ना कहीं इस आउट को मैं अगर कहूं कि ये बॉलर किसी बॉलर ने आउट नहीं किया, बल्कि आसिफ शेख के खुद के फ्रस्ट्रेशन ने उनका ये विकेट लिया, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे कि आपको पता होगा जब वो 86 रन पे थे और उन्होंने एक बाउंड्री मारी थी, जैसे पुल शॉट पे जब उन्होंने एक बाउंड्री मारी इधर इस तरफ की, वहां पे जब वो चौका गया तब उनका स्कोर 90 हुआ। उसके बाद बिलाल खान ने एक अच्छी बॉल डाली जो कि सामने की तरफ प्ले डाउन किया उन्होंने, और वो बिलाल ने बॉल पकड़ी और हिट करने के लिए गए उनकी तरफ इशारा करके, तो वहां पे आसिफ शेख ने कहा हाँ हिट करिए आप मुझे, बाहें फैला के। वहां पर उनके बीच में कुछ गहमा गहमी हुई, माइंड वहां पे खटका, और उसकी अगली बॉल जब बिलाल ने अंदर एंगल के साथ डाली, गलत शॉट वहां पे वो खेल गए। जी हाँ, वो रॉन्ग खेल गए। उन्होंने उनको बैट सीधा लेने के बजाय उन्होंने वापस से मिडॉन की तरफ जी हाँ बल्ला घुमाया, जिस वजह से वो क्लीन बोल्ड हो गए। और उसके बाद एग्रेशन जो बिलाल का देखने को मिला वो भी जबरदस्त था वहां पे। लेकिन कहीं ना कहीं कुशल मल्ला, आसिफ शेख और विक्रम शोभ, इन तीनों के जो विकेट हैं वो बिलाल खान ने जबरदस्त बॉल में लिए, और कहीं ना कहीं तीनों ने ही रॉन्ग वे ऑफ शॉट चुना, जिसकी वजह से इनका विकेट
गिरा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि आसिफ शेख इतनी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि कुछ प्लेयर नेपाल के पास हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज है। आज फिर कप्तानी एरर हुई है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। बैटिंग में खासकर विनोद भंडारी के बाद करण केसी को आना चाहिए था, ना कि सोमपाल कामी को। ये एक एडवाइस है, मेरा नहीं मानना कि पता नहीं क्या क्या लोग कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, पर मुझे यहाँ तक लगता है करण केसी को आना चाहिए था। 21 रन 48 बॉलों में मारे हैं, वहां अगर आसिफ शेख के साथ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हो जाती या फिर करण केसी को और ज्यादा टाइम मिलता तो करण केसी शायद और ज्यादा स्कोर को कहीं सोमपाल कामी के साथ या यूं कहें कि थोड़े से और जोड़ सकते थे रन। लेकिन जब करण केसी खेलने उतरे, उनके साथ कोई था ही नहीं पूरा, तो भी उन्होंने कोशिश करी। 173 से 196 वही लेके आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ फिर मिस जजमेंट हुआ है ज्ञानेंद्र मल्ला से। जी हाँ, और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि करण किसी जब बैटिंग कर रहे थे तो वो बीच में एक शॉट मार दे, उसके बाद वो प्लेट कर रहे थे, उन्हें से लास्ट बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से क्योंकि उनके साथ में पार्टनर है। एक सबसे पहले तो बात है, एक बॉलर पार्टनर है, ऊपर से सिर्फ एक विकेट बचा है। अगर वो ज्यादा यहाँ पर रिस्क लेने की सोचेंगे तो उनका विकेट भी जा सकता था, और बिल्कुल इसी तरह से उनका विकेट भी गया। 197 रन पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जबरदस्त बॉलिंग बिलाल खान की। जी हाँ, फर्स्ट स्पेल में शुरू में थोड़े से लग रहा उनकी बिगड़ रही थी, नो बॉल डाली उन्होंने, वाइट बॉल डाली, लेकिन सेकंड स्पेल में जब उन्होंने वापसी जबरदस्त धमाकेदार वापसी करी उन्होंने और बेहतरीन जगहों पे बॉल खिलाई, और जिसकी वजह से बैट्समैन ने इरेट किया और बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पे रही है। नासिर डम्बा, नासिर डम्बा, इन्होंने भी शानदार बॉलिंग कराई है। इनके फिगर्स के बारे में क्या? बिल्कुल 25 रन देके 2 विकेट निकाले हैं, और इन्होंने ही ब्रेक थ्रू दिलाया था जब विकेट नहीं गिर रहा था, बीच में आके विकेट निकाले हैं। तो बहुत बड़ा काम नासिर डम्बा ने किया है, क्योंकि खेला भी नहीं है नेपाल ने इन्हें बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट उन्हें मिला है। पर पूरी बॉलिंग यूनिट को कहना होगा शानदार, ओमान ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई और पूरी तरीके से नेपाल की बैटिंग को धकेल दिया बैकफुट। जी हाँ, क्योंकि बहुत अच्छे पोजीशन से पूरी की पूरी नेपाल की टीम पूरे ओवर में पूरी ओवर में कहीं ना कहीं निराशाजनक है। बॉलिंग की बात करें, जबरदस्त बॉलिंग ओमान की आज रही है। बिलाल खान और नासिर डम्बा खास करके आउटस्टैंडिंग बॉलिंग इनकी रही है। 197 चेस करने के लिए उतरती है ओमान की टीम, जिनकी बैटिंग काफी स्ट्रांग है। हमने आपको मैच प्रीव्यू में पहले बताया था कि ओमान के सामने इतना आसान नहीं होगा बॉलर्स को छोटा स्कोर डिफेंड करना, इसलिए आपको 240 250 तक जाना ही होगा हर हाल में। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो 240 245 आपको लगाने ही होंगे बोर्ड पे, क्योंकि इधर बैटिंग स्ट्रांग है। यहाँ पर आपको बैटिंग यूएसए और पीएनजी जैसी नहीं मिलेगी, यहाँ पे थोड़ी सी बेटर है। यही रीजन है कि वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें वो नंबर 1 टीम है। आखिर किसी रीजन से तो वो नंबर 1 टीम है, और उन्होंने आज साबित कर दिया। सिर्फ 8 ओवर मैच खत्म हुआ है अगर आप कहें, उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटीज हुई हैं। जो बैट्समैन जो 5 विकेट गिरे भी हैं वो ऐसा गिरे हैं कि चलिए जल्दी जल्दी मैच मार के खत्म करते हैं, क्योंकि मेन काम तो जतिंदर सिंह ने आज कर दिया। 62 बॉल 107 रन, 8 ओवर में 8.4 ओवर में 100 रन मार दिए ओमान के बैट्समैन ने। पूरी तरह से बहुत बुरा हाल किया आज बॉलर्स की। अगर नेपाल की बात करें, मैं आपको आप बताएं, 3 बॉलर्स 3 पेसर सिर्फ 3 ओवर में ऐसा क्या कर दिया जतिंदर ने कि मैच खत्म हो गया। बिल्कुल वही मैच खत्म हो गया था, बिल्कुल सही कहा आपने। शुरू के 5 ओवर में 50 रन बने, उसके बाद शुरू के 9 ओवर में पावर प्ले में ही 100 रन बन गए। जी हाँ, सोमपाल कामी, विक्रम सोम और करण केसी। सोमपाल विक्रम सोम के ओवर में 18 रन, सोमपाल कामी के ओवर में 30 रन और करण केसी के ओवर में 20 रन। ये है हाल पेसर्स का जतिंदर सिंह के सामने। ओमान के सामने नहीं, जतिंदर सिंह के सामने ये हाल है। एक ने पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप को धकेल दिया पूरी बुरी तरीके से। और सबसे बड़ा झटका अभी कंफर्म नहीं है कि लामी चाने का क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि लामी चाने हमने देखा बाउंड्री में रोकते हुए वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं। जी हाँ, उनके बारे में कोई भी अपडेट आते देखना होगा कि कहीं वो उनकी इंजरी नॉर्मल है तो बेटर होगा कि वो अगले मैच में रिज्यूम कर सके। लेकिन अगर पेसर्स की बात करें जो अब तक बेटर बॉलिंग करा रहे थे, जो पीएनजी खिलाफ यूएसए खिलाफ, जी हाँ, बहुत ही बुरी तरह जतिंदर सिंह की अगर बात करें, जबरदस्त बॉलिंग, माफ कीजिएगा बैटिंग उनकी रही है। इतनी डिस्ट्रक्टिव इनिंग थी, बिल्कुल मतलब 197 रन थे, फिर भी हम बात कर रहे थे कि नहीं शायद कुछ एक अच्छा वो देखने को मिल सकता है, कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, संदीप लामिछाने अगर आते हैं तो शायद वो विकेट निकाल ले, शायद वो कुछ बेटर बॉलिंग करा ले, लेकिन शायद माइंड में कुछ और ही था के
संदीप लामिछाल ने तो आते 9 या 10 ओवर के बाद करीब उन्होंने तो 8 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, 8 ओवर में ही 100 रन उन्होंने बोर्ड पे टांग दिए ओमान के लिए। उसके बाद से फॉर्मेलिटी बची थी, सब ने जितने भी बैट्समैन आए, मोहम्मद नदीम हो, उसके बाद अयान खान हो, सूरज हो, सब ने अपने अपने थोड़े बहुत हाथ में खोले और कोशिश की कि पूरे स्कोर जल्द से जल्द निपटे। और उसी के चलते कुछ एरर शॉट्स भी हुए, 5 विकेट गिरे। लेकिन हम वही दोबारा कहेंगे कि जतिंदर सिंह ने इस कदर सबको वो कर दिया, इरेस्पॉन्सिबल कर दिया कि सब ऐसे सोचने लगे कि अरे जल्दी मैच खत्म करते हैं, रन मारते हैं, हम भी बाउंड्री के लिए जाते हैं। इसी वजह से मेनली जो 5 विकेट भी ओमान के गिरे हैं, ये मोस्टली इसी वजह से गिरे हैं। जतिंदर सिंह की इनिंग के बारे में खास करके क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि एसोसिएट की तरफ से वन ऑफ द टॉप हिटरों में से एक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जतिंदर सिंह ऐसे ही खेलते हैं, उनका गेम ही ऐसा है, तो ये बिल्कुल वन ऑफ द टॉप हिटरों में से एक है एसोसिएट के। और ये भी कहना होगा कि यहाँ पे बॉलर्स के पास प्लान नहीं था, पेसर्स के पास। कुशल मल्ला समझना होगा, कुशल मल्ला ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 10 ओवर में 38 रन दिए हैं, विकेट भी निकाले हैं, उनको रेस्पेक्ट भी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि उठा के मार रहे हैं, नहीं, स्पिनर है, अच्छी बॉल करा रहे थे। पर सिचुएशन ऐसी थी भाई, अब क्या करें, अब वो जबरदस्ती के नहीं मारेंगे। अयान खान ने फिर भी छक्का मारा, फिर चौका मारा, ट्राई किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे दाद देनी होगी कि जो बैटिंग रही है जतिंदर सिंह की, अगर चाहते थे वो स्पिनर पे भी मार सकते थे, पर यहाँ पे बहुत खराब बॉलिंग हुई है पेसर्स की तरफ से। प्लान नहीं था, आप आगे डाल रहे हैं, आपका जो आप आगे बॉल करा रहे हैं और आपने बाउंड्री पे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन नहीं लिया हुआ है, मिड ऑफ मिड ऑन लिया हुआ है, और आप आगे बॉल करा रहे हैं और आपने फाइन लेग को अंदर किया हुआ है, आप उन्हें स्वीप मारने का मौका दे रहे हैं। उनका फेवरेट शॉटों में से एक है स्वीप। बिल्कुल, वो आज दिखा ओमान, अब जब मुंबई आई थी तब भी हमने वहां देखा था, उन्होंने वो मारे थे, और यहाँ पर भी उन्होंने एग्जैक्टली ये किया है। ये बहुत ही ज्यादा बॉलिंग में कोई प्लान ही नहीं नजर नहीं आया नेपाल। जी हाँ, जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है, आप लगातार वहीं पे बॉल रख रहे थे, चाहे हम विक्रम सोप की बात करें, सोमपाल कामी की बात करें, या फिर करण केसी की बात करें। जी हाँ, जहां पर उनका स्ट्रांग जोन है, आप बार बार वही उनको बॉल दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी बार बार वही मिलेगा आपको। कुछ बॉलें आप चेंज कर सकते थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे जतिंदर सिंह ने शुरुआत में विक्रम सोप के जब एक ओवर में 18 रन पड़े, उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि पेसर्स जो है खास करके वो पूरी तरह से सेल में चले गए। शायद वो वेरिएशन भूल गए, शायद वो भूल गए कि हमें उनके सामने कैसी बॉलिंग रखनी है, क्या रखनी है। कुल मिला के पूरी तरह से जतिंदर वर्सेस नेपाल की ये टीम का मैच हुआ, और जिसमें क्लियर विनर ओमान आखिर बन के निकला, और बहुत ही आसानी से ये मैच मैं कहूंगा 5 विकेट से यहाँ पे जीत लिया। क्योंकि मैच याद रखिए 8 ओवर में ही खत्म हो गया था। संदीप लामिछाल ने आते 9-10 ओवर के बाद, लेकिन मैच 8 ओवर में ही कंप्लीट कर दिया गया था। कहीं ना कहीं 8 ओवर में 100 रन थे, वहीं पे मैच खत्म हो गया था। ये देखने वाली बात है, इतनी जबरदस्त डिस्ट्रक्टिव बैटिंग जतिंदर सिंह की तरफ। बिल्कुल, और एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैं आपसे आज मैच प्रीव्यू में भी हमने आपसे कहा था कि मोहम्मद नदीम होंगे वो जो मिडिल ऑर्डर में आके रन बनाएंगे, और उन्होंने वो किया भी। ये बात गौर करने की है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको नजर अभी सब सोचने में लगे हैं जतिंदर सिंह ने क्या किया, जतिंदर सिंह ने क्या किया। लेकिन इसको भी ध्यान में रखिए कि मोहम्मद नदीम आउट नहीं हुए हैं, नॉट आउट गए हैं, 38 रन बना के टिके हुए थे। ये हमने मैच प्रीव्यू में हमने कह दिया था यान ने कि आप मोहम्मद नदीम को देखिएगा कि वो साइलेंट किधर हो सकते हैं आज के मैच में ओमान के लिए, और बिल्कुल देखिए वो टॉप परफॉर्मर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, बिल्कुल क्रूशियल मोमेंट्स में रन निकाले और टीम को मैच जिताया है। तो यहाँ पर 3-0 अभी भी चालू रहेगा। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट टीम के पास ओमान के सामने, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, हमने पिछले मैच में आपसे कहा था पोस्ट मैच एनालिसिस में, जब यूएसए के सामने हुआ था, स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया, इनके सामने इतना आसान नहीं रहने वाला है। कहना बहुत आसान होता है, एज ए क्रिकेट फैन हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। आपको क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा कि क्या हम दोनों एक ही पेज पर हैं, कितने स्ट्रांग है कितने नहीं है। इतना इजी नहीं होगा इन 3 टीमों के सामने परफॉर्म कर पाना। जैसे कि आज देखा हमने, सिर्फ 8 ओवर में एक टीम मैच हार जाती है, जो कि वनडे इंटरनेशनल। बिल्कुल सही, आज ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा था कि एक बड़ी टीम के साथ मैच खेल रहे हैं। जी हाँ, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ मैच खेल रहे हैं। इस तरह का परफॉर्मेंस ओमान का रहा, बॉलिंग में भी और बैटिंग में। बिल्कुल तो ओमान के लिए दाद देने की कांग्रेचुलेशंस। और फ्रेंड्स, में इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कम्युनिटी टैब चेक करिए, वहां सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और फिर दोबारा हाजिर होंगे सारी एस्टेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके। काफी सारी न्यूज आ रही है एस्टेट से रिलेटेड, वो भी आप तक पहुंचाएंगे हम अपने वीडियो के जरिए, कम्युनिटी टैब के जरिए। और फिर मिलते हैं इस सीरीज में परसों, क्योंकि कल कोई मैच नहीं है, परसों होगा यूएसए वर्सेस ओमान। देखना होगा यूएसए कैसे सामना करती है ओमान की टीम का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।